सबसे पहले बच्चों एक काम अगर नहीं किया है तो बच्चों जरूर करिएगा। आकाश इंस्टीट्यूट के हिंदी चैनल को बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेलकम अगेन बच्चों इन वन शॉर्ट रिवीजन। आज बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर का हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट जो होगा हमारा, उसके अंदर हम बात करेंगे टॉर्क बराबर आई अल्फा पर बेस्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रोलिंग एंड प्योर रोलिंग की बात करेंगे। हालांकि हम समझते हैं कि इस बात को कि रोलिंग एंड प्योर रोलिंग ये अब सिलेबस में फिलहाल नीट में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सीखने में कोई हर्ष तो नहीं है। ठीक है, तो वही हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग सबसे पहले आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं, पहले कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन में कैसे फार्मूला कंपेयर करके हम लोग फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, हालांकि इन सब फार्मूला का बच्चों क्या होता है, डेरिवेशन भी होते हैं, पर वन शॉट रिवीजन के अंदर बच्चों डेरिवेशन पर ध्यान अभी नहीं देंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ है वो कॉन्सेप्ट को हम बिल्डअप कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे कि लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। ऐसे वेलोसिटी को बच्चों v बराबर dx बाय dt लिखते हैं, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर d थीटा बाय dt हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर एक्सेलरेशन बच्चों a होता है dv बाय dt, वैसे यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt भी होता है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ बच्चों, एक्सेलरेशन जो होता है वो अल्फा r यहाँ पर होता है। ये एक्सेलरेशन स्पेशली बच्चों कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जो कि स्पीड को बढ़ाता है। स्पीड बढ़ेगी तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, तो इसी वजह से क्या होता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाय dt जनरेट होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल पॉइंट है a इज इक्वल टू अल्फा r, जिसमें a कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वो टेंजेंशियल होता है, सेंट्रिपिटल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे बच्चों हम लोग मास से, यहाँ बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से, जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर बच्चों जैसे हम फोर्स बराबर एम लिखते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, वैसे यहाँ पर बात करेंगे टॉर्क बराबर आई अल्फा। आज हमारा जो डिस्कशन है वो इसी पॉइंट पर बच्चों बेस्ड होने वाला है। ठीक है, एक वर्क बराबर क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पर वर्क डन बराबर क्या होता है, टॉर्क इंटू डी थीटा होता है। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन के अंदर फोर्स काम करता है, वैसे रोटेशन मोशन के अंदर टॉर्क काम करता है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों अपन लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा सा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, जब बड़ी रोटेट करती है तब। ऐसे यहाँ पर बच्चों पावर को लिखते हैं अपन एफ डॉट वी, वैसे यहाँ पर लिखेंगे पावर बराबर टॉर्क डॉट ओमेगा। ठीक है, यहाँ लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी लिखते हैं, और यहाँ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा लिखते हैं, जिसमें बच्चों मैं आपको ये आई ओमेगा बता चुका हूँ, L इज इक्वल टू एम वी आर के माध्यम से। L बराबर एम वी आर मैंने आपको समझा दिया है, डायरेक्शन वगैरह देख लिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ, क्लियर हो गया। टॉर्क की बातचीत हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, बहुत डिटेल में बात हम लोगों ने की है टॉर्क की। ठीक है, आज हमारा जो क्वेश्चंस होगा उसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी आ जाएगा, और इसके बाद टॉर्क बराबर आई अल्फा आ जाएगा, एंड टॉर्क बराबर डी एल बाय डी टी भी आ जाएगा। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टॉर्क बराबर आई अल्फा कैसे आता है बच्चों, इसका भी डेरिवेशन है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे आता है काइनेटिक एनर्जी, इसका भी डेरिवेशन है, पर हम डेरिवेशन साइड पर अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उनको क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे हम आज। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, टॉर्क बराबर आई अल्फा बेस्ड। ठीक है, एक बच्चों हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, इसका मास क्या है M है, और वो इस पॉइंट से बच्चों क्या है, हिंज्ड है। क्लियर, इस पॉइंट से हिंज्ड है, तो पूछ रहा है कि जैसे ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन से बच्चों इसको हम रिलीज करते हैं, वैसे ही इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा जस्ट आफ्टर रिलीज। ठीक है, तो देखते हैं। ये वाला पॉइंट बच्चों क्या है, हिंज्ड है, ये मोशन में नहीं आ सकता। राइट, चलिए एक सेंटर पर क्या लगेगा बच्चों अपना, mg लगेगा। ये रहा हमारा हिंज पॉइंट, मतलब इस तरीके से रॉड है, जैसे छोड़ेंगे वो ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर देगी। हमें ऐसे नीचे आने पर बात नहीं करनी है, हमें जस्ट छोड़ने के बाद में बात करनी है। हम दो चीज़ें बच्चों फाइंड करेंगे, एक तो बात करेंगे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन है तो रॉड। ठीक है, दूसरा बच्चों हम लोग बातचीत करेंगे हिंज फोर्स यहाँ पर कितना होता है। तो देखते हैं, जैसे हम लोग बच्चों रिलीज करेंगे,
आप एक बात सोचिए कि अगर जैसे हमने इस रॉड को रिलीज किया, अगर यहाँ से बच्चे रॉड हिंज्ड नहीं होती तो ये कैसे आनी चाहिए थी, यू आनी चाहिए थी, अगर ये पॉइंट हिंज्ड नहीं होता तब, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चे उसको छोड़ेंगे ये ऐसे आ रही है, इसका मतलब इस पॉइंट को कोई ना कोई ऊपर फोर्स लगा के रोक रहा है, नीचे नहीं आने दे रहा है। वो वाला पॉइंट बच्चों जो है हिंज पॉइंट कहलाता है। और इसी पॉइंट पर बच्चों हमारा क्या लग गया, एक हिंज फोर्स भी लग गया, जिसको मैं एफ एच के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे करेंगे स्टार्ट हम लोग। जितने भी फोर्सेस हैं पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पर एज्यूम कर लेंगे और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्वेश्चन बना लेंगे। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास पर हमने क्या किया, फोर्स लगा दी। एक तो लग गया हमारा mg और एक ऊपर लग गया हमारा FH। ये दो फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लग रहे हैं। जब भी आप नेट फोर्स बराबर m इक्वेशन लगाएं इस रोटेशन के अंदर, तो सारे फोर्सेस कहाँ एज्यूम कर लिया करो, सेंटर ऑफ मास पर एज्यूम कर लिया करो, ठीक है। और फिर इक्वेशन बना दिया करो। जैसे छोड़ेंगे बच्चों नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, इसका ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स क्या है, कम। तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी हमारी यहाँ पर, mg माइनस हिंज फोर्स बराबर m सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रॉड का एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। हालांकि एक बात आप जानते हैं कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का मतलब भी क्या होता है, रॉड का एक्सेलरेशन। यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन बन गई। एक इक्वेशन बनाएंगे हम टॉर्क की। टॉर्क के क्वेश्चन बनना जरूरी है, वरना फिर रोटेशन चैप्टर ही किस बात का रहा। तो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसी पॉइंट के अबाउट बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं टॉर्क के। क्योंकि हिंज फोर्स इसी पॉइंट पर लग रहा है, इसलिए हिंज फोर्स तो कभी बच्चे टॉर्क बनाएगा नहीं। mg फोर्स बच्चों ये हिंज पॉइंट से गुजर नहीं रहा है, इसलिए ये क्या लगाएगा, टॉर्क लगाएगा। और इस फोर्स mg पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, L/2। मैंने आपको टॉर्क निकालना सिखा रखा है वैसे, है ना। तो टॉर्क कैसे लिखेंगे हम, टॉर्क बराबर फोर्स mg इंटू हिंज पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, फोर्स पर, mg पर। तो ये L/2 हो गया। तो ये टॉर्क की क्वेश्चन है। टॉर्क बराबर क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा, जैसा कि हम लोगों ने अभी कहा था, mg इंटू L/2। क्लियर। तो यहां से हमारे पास में आई अल्फा बराबर mg L/2 इक्वेशन बन गई। अब यहां पर बच्चों देखते हैं, ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो mg फोर्स है वो एक्चुअल में कैसा है, mg फोर्स जो है किस तरीके से काम कर रहा है, फिलहाल इस पोजीशन के अंदर टेंजेंशियल फोर्स की तरह काम कर रहा है, जो इस इंस्टेंट पर स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। तो हम सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो मैं लिख सकता हूं a बराबर अल्फा r की जगह क्या लिख दूंगा, ये रहा अल्फा L/2। ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमने बात की बच्चों, a बराबर क्या लगा दिया हमने, अल्फा r लगा दिया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन कहां पर लगा रहा है, सेंटर ऑफ मास पर लगा रहा है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को मैं बोल सकता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां लिख दूंगा मैं ACM बराबर अल्फा/2। तो यहां से ACM बच्चों हम लिख दिया अल्फा L/2। तो यहां से बच्चों I इंटू अल्फा की जगह लिख देंगे अपन ट्वाइस ACM/L इज इक्वल टू mg इंटू L/2, ठीक है। और फिर I की वैल्यू हम लोग रख देंगे। अभी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml²/3 ट्वाइस ACM/L इज इक्वल टू mg इंटू L/2, ठीक है। यहां से बच्चों एक L कैंसिल होगा, ये वाला L भी कैंसिल होगा। तो यहां से बच्चों हमारी इक्वेशन बन गई। यहां से मैं ACM बच्चों निकाल लेता हूं। ACM यहां से कितना आएगा, एक L कैंसिल हुआ, एक L बचा हुआ इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये ACM अपने पास में आ जाएगा 3g/4। ये हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बन गया। इस इक्वेशन को, इस ACM की वैल्यू यहां पर रखूंगा तो हो जाएगा mg माइनस ACM बराबर हिंज फोर्स, और ये हो जाएगा mg माइनस m इंटू ACM की वैल्यू कितनी बच्चों, 3g/4। ये 3g/4 बराबर हो गया FH। तो ये FH बराबर हो गया mg/4। ये हमारा बच्चों हिंज फोर्स भी आ गया और ये हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी आ गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या क्या सामने आई है, एक तो A बराबर अल्फा r लगा सकते हैं हम।
याद रखिएगा बच्चों, जब कोई बॉडी रोटेट करेगी तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन बच्चों क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिस पॉइंट का निकालना हो तो ए इज इक्वल टू अल्फा इनटू वो डिस्टेंस रख देना इस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है। जैसे कोई पूछे कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये पॉइंट भी क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, ये रहा हमारा एक्सेलरेशन ए डैश मान लेता हूँ, चलो मैं इसको, अगर मुझे ये ए डैश निकालना हो तो अल्फा में निकाल चुका, अल्फा कितना है हमारे पास में, अल्फा 2acm/l है ना। तो जैसे मुझे अल्फा निकल चुका है, तो अल्फा निकलने के बाद इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए डैश इज इक्वल टू अल्फा इनटू डिस्टेंस एल लिख दूंगा मैं। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर निकालना होता तो अल्फा इनटू ये डिस्टेंस में लिख देता, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ मास के लिए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, अल्फा इनटू डिस्टेंस l/2 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, एक तो ACM पूछा जाता है ना, एक पूछा जाता है हिंज फोर्स, एक पूछा जाता है आपके पास अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ACM आने के बाद यहाँ पर ACM रख देंगे अपन 3g/4, तो ये अल्फा बच्चों आ जाएगा आपके पास में, ACM बच्चों इतना आ गया, साथ में ये होगा 2, ये हो गया आपके पास में L, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3g/2l। तो ये अल्फा भी बच्चों हमारे पास में आ गया, एक तो ये पूछा जाता है, अल्फा हमारे पास में आ गया जो कि पूछा जाता है, AC हमारे पास में आ गया और हिंज फोर्स भी हमारे पास में आ गया। ये तीन चीज़ें बच्चों इसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 kg मास है ये, और आपको पूछा गया स्ट्रिंग। ये बच्चों एक डिस्क है, आप डिस्क की जगह चाहे तो एक सिलेंडर भी मान सकते हैं। जैसे ये रहा आपका सिलेंडर, यहाँ से क्या किया हुआ है, एक से धागा लपेटा हुआ है और धागा लपेट करके इसके एक एंड पर इधर मास लटका दिया। जैसे ही मास नीचे जाएगा ये इस तरीके से बच्चों घूमेगा, ठीक है। सेंटर से क्या बच्चों, ये हिंज्ड है, तो ये नीचे ऊपर तो जा नहीं सकती, एक ही जगह पर क्या करेगी, स्पिन करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए भी। सबसे पहला वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, एक टेंशन आएगा, 0.5g आ जाएगा। पुली के लिए देखेंगे तो धागा इस तरीके से टेंशन लगाएगा, ये टेंशन ही क्या करेगा, इस पुली को एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो ये रहा हमारा पुली या डिस्क, ये रहा हमारा टेंशन, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो ये टॉर्क बच्चों लगाएगा इस पॉइंट के अबाउट टेंशन कितना लगाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क बराबर बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, I अल्फा लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा I अल्फा और ये हो जाएगा T इनटू R हो जाएगा। ये सॉलिड सिलेंडर है इसलिए इसका I जो हो जाएगा वो जाएगा कैपिटल M r²/2 अल्फा बराबर TR, ठीक है। अब बात रही अल्फा की, तो इस पॉइंट को देखेगा, जिस पॉइंट पर धागा लिपटा हुआ है ये वाला पॉइंट को ध्यान से देखेगा, है ना। इसको अलग से बना देता हूँ मैं। जैसे ये पॉइंट है धागे का, ये वाला पॉइंट है, हालांकि मैंने बिना टच करे इस पॉइंट को बनाया है ना। तो ये इस पॉइंट के अबाउट जब बॉडी रोटेट करेगी तो बच्चों धागे का ये वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन और पुली के इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा। फिर से बताता हूँ, धागे का ये वाला जो पॉइंट होगा वो, और ये वाला पॉइंट जो डिस्क का रहेगा डॉट, ये वाला पॉइंट जिससे टच में है बिल्कुल, उन दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि धागा जो है, स्ट्रिंग है, वो उस पुली पर स्लिप नहीं कर रही है, और स्लिप अगर नहीं कर रही है इसका मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बच्चों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो मैं डिस्क के इस पॉइंट की बच्चों बात कर रहा हूँ, लास्ट वाला पॉइंट जो पेरिफेरी पर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसका मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूंगा, तो A बराबर अल्फा लिख सकता हूँ। तो वहाँ पर लिखूंगा मैं A बराबर अल्फा इनटू R, यहाँ से अल्फा लिख दूंगा मैं mr²/2, अल्फा के जगह लिख दूंगा A/R, और ये हो जाएगा T इंटू R। एक R कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो T बराबर बच्चों हमारे पास में आ गया ma/2। हालांकि हमें मास पता है, इसका मास कितना है, 10 kg है, तो यहाँ 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5a आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनाता हूँ इस ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक के लिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए नीचे चल रहा है बच्चों ये, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी 0.5g माइनस टी बराबर 0.5 इंटू ए हो जाएगा। 0.5g हो गया, बराबर हो गया, टी इधर चला जाएगा, प्लस 0.5a हो जाएगा। टी बराबर यहाँ से 10 kg रख दें तो 5a हो जाएगा, तो 5a और ये 0.5a ये हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन बच्चों हो जाएगा 0.5g अपॉन ये हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी g/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये हमारे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आ गया है ना। ऐसे टेंशन अगर निकालना है तो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारा टेंशन भी आ जाएगा। टेंशन आ जाएगा बच्चों 5, ये 10 kg है तो ये हो जाएगा 5a। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, g/11। इतना हमारा टेंशन आ गया एंड ये एक्सेलरेशन हमारा आ गया, इस ब्लॉक का आ गया, टेंशन भी आ गया और अपना ए भी आ गया। ठीक है, दोनों चीजें हमारे निकल के सामने आ गई। तो ये भी किस पर बेस्ड है, टॉर्क बराबर आई अल्फा पर ही बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब टॉर्क बराबर आई अल्फा, बच्चों याद रखिएगा बात, हम टॉर्क जिस पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट लगाते हैं, आई जो है उसमें उसी एक्सिस के अबाउट होता है और उसी एक्सिस के अबाउट बच्चों अल्फा निकलता है। ठीक है, और हम हमेशा उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी हिंज्ड है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो इस पॉइंट के अबाउट बच्चों यहाँ पर रोटेट कर रही है, इसलिए मैंने इसी पॉइंट को कंसीडर किया है, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला है और इसी पॉइंट के अबाउट आई भी लिखा है। तो सॉलिड सिलेंडर का या पुली का इससे पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होता है, वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। फिर से बच्चों यहाँ पर क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर आपको दिया हुआ है, ये रहा सॉलिड सिलेंडर, ये इसकी बच्चों एक्सिस है। यहाँ टेंशन कितना हो गया T, यहाँ पे टेंशन कितना हो गया T। इसमें पूछा है, एक तो पूछा आपको टेंशन कितना है स्ट्रिंग में और एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, इस एंड पर हमने एक स्ट्रिंग लगा दी, इस एंड पर हमने क्या लगा दी, एक स्ट्रिंग लगा दी। ये टेंशन बच्चों दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर ये दोनों टेंशन बराबर नहीं रहे तो सेंटर ऑफ मास, अगर ये वाला टेंशन मान लीजिए ज़्यादा हुआ और ये टेंशन मान लीजिए क्या हुआ, कम हुआ, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्योंकि ये टेंशन क्या है, ज़्यादा है, तो ये टेंशन ज़्यादा है तो बॉडी को यू रोटेट करा देगा ये। ठीक है, और अगर ये टेंशन ज़्यादा होगा, ये टेंशन क्या हुआ, कम होगा, तो ये टेंशन क्या कर देगा, ऐसे इसको रोटेट करा देगा। हम ऐसा रोटेट करवा ही नहीं रहे इसको। ठीक है, हम कैसे कर रहे हैं, बॉडी बिल्कुल सेंटर ऑफ मास इस तरीके चल रहा है, ऐसे रोटेट करता हुआ ये नीचे जा रहा है। इसका बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट इस तरीके से या इस तरीके से रोटेट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये टेंशन और ये टेंशन बच्चों दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्लियर बात। दूसरी बात, सेंटर पर हमारा क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा। इसका मास और रेडियस r बच्चों गिवन है ना, तो ये mg लग गया। अब यहां से देखते हैं इस एंड पर, देखिएगा ध्यान से आप, इस वाले व्यू को आप इधर खड़े होकर के देखिए तो आपको ऐसा नजर आएगा, धागा ये रहा इस तरफ है ना, और ऐसे पीछे की तरफ भी ऐसे चल रहा है, ऐसे पीछे की तरफ भी क्या है, ऐसे धागा नजर आएगा आपको, है ना। तो मैं इस धागे की बात कर रहा हूं, तो ये धागे की वजह से बच्चों क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा और ऐसे रोटेट करके ये सिलेंडर नीचे की तरफ आता जाएगा। तो बच्चों ये जो टेंशन होगा वो और ये वाला टेंशन, ये दोनों ही क्या करेंगे, अब फिर से देख लो एक बार, ये रहा सिलेंडर, इधर की तरफ धागा है, पीछे की तरफ है और इधर भी एक धागा है। ये टेंशन लगा के क्या करेगा, इसको ऐसे रोटेट करेगा, ये वाला जो धागा होगा, स्ट्रिंग होगा, वो भी इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो अल्टीमेटली वो ऐसे रोटेट करते हुए नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये टेंशन T है, उधर भी टेंशन कितना है T है, ये दोनों ही कैसे टॉर्क लगाएंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो टॉर्क बच्चों लगेगा TR और उधर भी क्या लगेगा TR, क्योंकि दोनों धागे इस पैन के जो आपको दिख रहा है इसके इस तरफ है, इधर भी धागा ऐसा है, इधर भी धागा ऐसा है। ठीक है, तो ये TR प्लस TR दो टॉर्क बच्चों लग जाएंगे और सीधा इसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, आई अल्फा के। और बॉडी इससे ये जो एक्सिस आपको दिख रही है इसके अबाउट वो ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी और साथ साथ में नीचे भी आएगी। तो ये 2TR हो गया और आई सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट आप जानते हैं mr²/2 होता है। अल्फा की जगह वापस से क्या रख दूं मैं, a/r रख देता हूं। a बराबर अल्फा सिखाया था आपको, तो ये हमने a/r रख दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा। ठीक है, और इस पॉइंट का जो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है। तो सेंटर ऑफ मास तो कंटिन्यू कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और रोटेट कर रहा है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो a बराबर अल्फा आर से अल्फा कितना हो गया, a/r आ गया। यहाँ एक r से r कटेगा, एक r कटेगा, तो t बराबर यहाँ बचाएगा बच्चों m a/4 आ जाएगा। ये टेंशन की इक्वेशन हो गई हमारी, मतलब टॉर्क की इक्वेशन से हमने टेंशन निकाल लिया। अब सारे फोर्सेस कहाँ पर कम एज्यूम कर लीजिए आप, सेंटर पर। तो ऊपर की तरफ बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं 2T, नीचे क्या लग रहा है mg, क्योंकि mg ज़्यादा है 2T क्या है कम, तभी तो सेंटर मास कहाँ पर आएगा बच्चों, नीचे की तरफ आएगा। तो हम लगा देंगे इक्वेशन
एम जी माइनस 2t बराबर m सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, एम जी माइनस 2 इंटू 2t की जगह रख दें सीधा, या तो यहाँ पर, या फिर t की जगह रख देते हैं। चलिए ma/4 इज इक्वल टू हो जाएगा ma, ये mg इज इक्वल टू ये हो जाएगा ma/2, उधर है ma तो ये हो जाएगा 3ma/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से m से m बच्चों कट जाएगा और यहाँ पर जो a आएगा ये आ जाएगा 2g/3। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ पर टेंशन भी आ जाएगा, m/4 हो गया इंटू 2g/3 हो गया, तो टेंशन हो जाएगा mg/6। ये टेंशन भी आ गया। हमको यही पूछा था, हर एक स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लिया हमने और सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। क्लियर बात। आगे बढ़ चलते हैं, हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। हालांकि बच्चों मैंने कंपैरिजन तो आपको सिखा दिया है कि कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, मान लीजिए कोई मास है, ये डिस्टेंस कितना है r है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है v है, और ओमेगा से बॉडी ये घूम रही है। तो इस पॉइंट की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा वैसे तो हाफ mv², v की जगह बच्चों क्या लिख देता हूं ओमेगा r। ये क्यों लिखना पड़ा बच्चों, क्योंकि बॉडी के हर पॉइंट का, इसका, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या रहेगा बच्चों, अलग अलग रहेगा, इसलिए मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया ओमेगा में। ओमेगा हर पॉइंट का क्या रहेगा सेम ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा m/2 ओमेगा² r²। यहाँ से बच्चों में ओमेगा²/2 बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ बच जाएगा मेरा mr²। ऐसे ही बच्चों एक पार्टिकल तो है नहीं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों जो टोटल आ जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे ओमेगा²/2 समेशन ऑफ mr² फॉर ऑल द पार्टिकल। समेशन ऑफ mr² फॉर ऑल द पार्टिकल दैट इज कॉल्ड I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा I ओमेगा²/2। ये हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगर बच्चों मान लीजिए बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही होती, तो ये मान लीजिए कोई बॉडी है और ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब हर पॉइंट की जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हर पॉइंट वेलोसिटी v से ही चल रहा है, ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है। इसका मतलब पूरे ट्रांसलेटरी मोशन में एक पार्टिकल बैठ के दूसरे को देखोगे तो वो ऑलवेज रेस्ट पर नजर आएगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, v है। तो पूरे बॉडी के मास को मैं सेंटर ऑफ मास पर कंसीडर कर लेता हूं, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी v। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी जो बनेगी वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ mv², दैट इज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारी कौन सी काइनेटिक एनर्जी बच्चों, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब किसी एक्सिस के बाद बॉडी रोटेट करती है तो हमें एनर्जी ऐसे लिखनी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बाद हम लोग एक बात और कर लेते हैं। मान लीजिए दोनों मोशन एक साथ चल रही है, अभी मैंने आपको क्या बताया, ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे हाफ mv²। इसी तरीके से रोटेशनल मोशन में हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, मान लीजिए बॉडी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो मैं लिख दूंगा हाफ ICM ओमेगा²। राइट, तो टोटल एनर्जी अगर दोनों मोशन कंबाइंड है, इन कंबाइंड मोशन, कंबाइंड मींस ट्रांसलेटरी भी है एज वेल एज रोटेशनल मोशन भी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बच्चों में लिखूंगा हाफ mv² प्लस हाफ ICM ओमेगा²। ऐसे में टोटल काइनेटिक एनर्जी में लिख दूंगा। ठीक है, तो कभी अगर जरूरत पड़ जाए, दोनों मोशन एक साथ हो रही हैं, ट्रांसलेटरी भी हो रही है और रोटेशनल मोशन भी हो रही है, तो इसको हम हाफ ICM ओमेगा² प्लस हाफ mv² से टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है तो ऐसे अपन कर लेंगे, और किसी और एक्सिस के अबाउट बच्चों घूम रही है तो मुझे ICM ओमेगा² तो ऐसे ही मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो मुझे ऐसे ही निकालनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लीजिए ट्रांसलेटरी मोशन भी अगर हो रही है कंबाइंड में, तो मुझे अलग से हाफ mv² भी निकालना होगा और टोटल एनर्जी में ऐड कर दूंगा।
ऐसे कई तरह के एग्जाम्पल बच्चों आएंगे, उसको हम ठीक से समझेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया, इस तरीके से भी हमारा अभी काम आने वाला है, ठीक है। आगे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन की बच्चों थोड़ा बात करेंगे। जैसे हम लोग वहाँ पर एनर्जी का जो लिखते हैं वर्क पावर एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो कहाँ गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो कहाँ चली गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हम लोग जो बात करते हैं वही यहाँ पर भी करने वाले हैं, बस यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, एक रॉड है, वो इस पॉइंट के अबाउट क्या है, हिंज्ड है। ये रॉड है, यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, इसको वर्टिकल से छोड़ दिया तो ये इस तरीके से आएगी। जिस इंस्टेंट पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उस इंस्टेंट पर बच्चों मुझे इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो इनिशियल पोजीशन हो गई, ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई, और ये हमारा हो गया ओमेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां था पहले इसका, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ जो रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई, उसको मैंने अलग से बना दिया, या तो यहाँ भी कह दे कि सेंटर ऑफ मास पहले ऊपर था, यहाँ था सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। सेंटर ऑफ मास को मैं क्रॉस से बता देता हूँ, ये लीजिए। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों पहले कितना ऊपर था, L/2 था, और अब सेंटर ऑफ मास यहीं पर आ गया। तो यहाँ से जब यहाँ आएंगे, या ऐसे बोल दे यहाँ से यूँ आएंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बच्चों कमी कितनी हुई, mg/L/2। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको बच्चों ध्यान समझिएगा, मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख रहा हूँ। मेरे पास तरीके दो हैं, उन दोनों तरीकों को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, टर्निंग पॉइंट आने वाला है, बात ध्यान रखिएगा। अब अगर जैसे मैंने आपको सिखाया पहले हाफ एम VCM का स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, वैसे लिखना चाहते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा, और दूसरे तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं इजी तरीका आपको समझा देता हूँ। इजी तरीका तो ये रहा अपना, इस पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इस वजह से सीधे ही काइनेटिक एनर्जी में क्या लिख दूंगा, हाफ हिंज पॉइंट के अबाउट I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया mg/L/2, ठीक है। तो यहां पर mg/L/2 बराबर रॉड का एक किनारे से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 है, साथ में ये वाला 2 है, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बच्चों हमारे पास में आ गया 3g/L√। ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ गया इस रॉड का। एक तो ये तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने सीधा किस में कन्वर्ट किया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मैंने क्या, ओमेगा है तो इसी पॉइंट के अबाउट मैंने क्या किया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रखती, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इस काइनेटिक एनर्जी को लिखने का तरीका बच्चों मेरे पास एक और है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये रहा, इसको ध्यान समझिएगा थोड़ा, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की बच्चों वेलोसिटी ये रही, VCM बोल दिया हमने इसको, है ना। ये वाला पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ठीक है। अच्छा, VCM को बच्चों में लिखो कैसे दूंगा, ω/L/2 लिख दूं, ठीक। सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखोगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बच्चों क्या है, रेस्ट पर है, पर क्योंकि सेंटर मास इधर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर देखो तो ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों इधर हो जाएगी, ω/L/2। तो मैंने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बच्चों बात की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, इस पॉइंट की खुद की वेलोसिटी बच्चों कितनी है, ओमेगा इंटू L, यहां से डिस्टेंस कितनी है, L है। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये वाली वेलोसिटी इस पॉइंट को चिपका दूंगा, तो ये हो जाएगा ω/L/2। अब ये मैंने दोनों पॉइंट की जो बात की है, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बच्चों की है। अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास खुद क्या मान लूंगा मैं, रेस्ट पर मान लूंगा, और सिचुएशन मेरे साथ में ये बनेगी, ये नीचे क्या है, ω/L है, ऊपर कितना है, ω/L/2, तो नीचे बच्चों कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट ω/L/2। अब ये वाला हटा दूं यहां से, ये लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इन दोनों वाले पॉइंट का मैंने वेलोसिटी देख लिया। इसका कितना, इधर ω/L/2 है, इधर कितना है, ω/L/2। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रोड इस तरीके से बच्चों घूम रही है कि नहीं, ये रहा, क्लियर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिलहाल मैंने कितनी कर दी है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रेस्ट पर होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या क्या लगाऊं,
पहले ग्राउंड से खड़े होकर देखो, सेंटर ऑफ मास मतलब हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। और एक सेंटर ऑफ मास पर खड़े होकर देखिए, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर भी लगा सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी बच्चों हो जाएगी हाफ एम वी सी एम बच्चों कितना है बताया था अभी आपको, ओमेगा एल बाय 2 है। किसका है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख दूं, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4, वी बराबर ओमेगा एल लिखा था मैंने, तो ये ओमेगा एल बाय 2 हो गया। इसी का मैंने स्क्वायर वहां पर किया है। साथ में यहां पर देखते हैं, अब ICM इस रॉड का इससे पास होने वाले सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी आ जाएगी वो देखते हैं अपन। यहाँ पर बच्चों क्या है देखो, m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो बच्चों क्या निकालता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। चाहूँ तो बाय 2 भी बच्चों बाहर निकाल लेता हूँ, ये बाहर निकाल लिया। अब यहाँ बच्चों कितना बचेगा, 1/4, यहाँ बचेगा 1/12। तो नीचे आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 + 1, ऐसे ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर के हमारी एनर्जी कितनी होगी बच्चों, ये हो गया 4 और 4/12, ये कितना हो गया 3। तो m एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 6। यहाँ पर देखिए m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 6 की काइनेटिक एनर्जी लिखी थी मैंने, समझ आ गया। तो यह मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एनर्जी टोटल ऐसे लिखना चाहते हैं कि हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो आप पूरी बॉडी के एक एक पॉइंट को ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सी एम देख लो और हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर फार्मूला लगा दो। तो पहले मैंने ये लगा दिया, फिर सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखिए बॉडी क्या कर रही है, सेंटर बैठ के देखोगे तो बॉडी यूं रोटेट कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि बॉडी सेंटर मास के बॉडी रोटेट कर रही है। तो हाफ ICM के लिख दिया मैंने। ICM कैसे लिखोगे, रॉड के सेंटर ऑफ मास जाने वाले एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, ये लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो भी एनर्जी बच्चों कितनी आ रही है, m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 6। लेकिन जनरली पढ़ाते वक्त हम लोग केवल ये नहीं समझाते, हम सीधा बच्चों को बोल देते हैं कि आप काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा दो। यहाँ पर जो आई है वो किसके अबाउट लिखना है आपको, सीधा आपको उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, हिंज्ड है, उसी पॉइंट के अबाउट आई लिखना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए आप। इसके अंदर बच्चों अपने आप ही इंक्लूड हो गया, ट्रांसलेटर इफेक्ट भी इंक्लूड हो गया और रोटेशन इफेक्ट भी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाफ आई जो लिखना है वो जिस पॉइंट से बॉडी हिंज्ड है उसी पॉइंट के अबाउट आई लिखना है। लेकिन ये जो आपने फॉर्मूला लगाया इसमें आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आईसीएम लगाना पड़ेगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी को रोटेट करके देखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा बच्चों क्या है, अलग पार्ट है, ये थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। आप चाहे तो उसको यूज ना करें, आप हमेशा के लिए ऐसा ही यूज करें, आंसर तो सेम वैसे भी आना है, ओके। चलिए अगले बच्चों क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज बच्चों हम लोग नया टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रोलिंग मोशन एंड द प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। मैंने आपको वैसे थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है। पहले बात करते हैं बच्चों हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों हम लोग, तो ये रहा प्योर ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करते हैं। तो ये रही हमारी बॉडी, हर पॉइंट सेम वेलोसिटी चल रहा है और वो वेलोसिटी क्या है, VCM मान लेता हूं, है ना। हर पॉइंट सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चले, उसको बोलेंगे हम बच्चों प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर दूसरे एक पॉइंट पर बैठ करके दूसरे को निहारोगे तो वो ऑलवेज बच्चों कैसा नजर आएगा, रेस्ट पर नजर आएगा। फिर बात बच्चों करते हैं हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन। यहाँ प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब मेरा कहना बच्चों ये है कि बॉडी अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है तो, है ना। तो मान लीजिए बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 0 है, और बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो सर्कुलर मोशन देखते हैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आती है, ओमेगा आर। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आती है बच्चों,
ओमेगा आर, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी ओमेगा आर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी ओमेगा आर। ये हमारा रोटेशनल मोशन है। एक ही जगह बॉडी क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। सेंटर ऑफ मास आगे नहीं बढ़ रहा है, ना कि पीछे हट रहा है, सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पर है। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट बच्चों होता है, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं। इन्हीं दोनों मोशन को क्या कर देते हैं हम, कंबाइन कर देते हैं। अब कंबाइन करके देखते हैं, देखें क्या आता है। तो ये हमने कंबाइन कर दिया। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट में ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से वेलोसिटी बच्चों कितनी है, VCM। ये रहा VCM। लेकिन इसी पॉइंट को ध्यान से अगर देखिए तो रोटेशनल मोशन, क्योंकि बॉडी वही है बच्चों, है ना। इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी देखें रोटेशन के हिसाब से कितनी आ रही, ओमेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को हम कर देंगे बच्चों ऐड। एक इस पॉइंट पर नजर मारते हैं। इस पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेटरी के हिसाब से कितनी है, VCM। लेकिन इसी पॉइंट की वेलोसिटी रोटेशन के हिसाब से पीछे की तरफ बच्चों कितनी है, ओमेगा आर। ऐसे में एक पॉइंट, ये वाले पॉइंट की बच्चों बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। जैसे ये रहा हमारा पॉइंट। इस पॉइंट की वेलोसिटी एक तो हो गई रोटेशन के हिसाब से ओमेगा आर, और एक ये हो गया हमारे पास VCM। VCM में मतलब ट्रांसलेटरी इफेक्ट तो ये बता रहा है, और रोटेशन इफेक्ट ओमेगा आर बता रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इधर। इसका मतलब ग्राउंड से खड़े होकर देखोगे तो ये वाला पॉइंट आपको यूं चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसमें एक रोटेशन इफेक्ट भी है और एक ट्रांसलेटरी इफेक्ट भी है। इसी तरीके से इस पॉइंट के बच्चों में बात करूं तो इस पॉइंट में एक वही अपना VCM हो गया, और एक वेलोसिटी हो गई हमारे पास ओमेगा आर। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट ग्राउंड से देखने पर यूं नजर आएगा, ये वाला पॉइंट यूं चलता हुआ नजर आएगा, ये वाला पॉइंट VCM प्लस ओमेगा आर से नजर आएगा। तो ये दोनों मोशन को मैंने क्या कर दिया, इसमें कंबाइन कर दिया। अब इसी मोशन को बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, रोलिंग मोशन बोल रहा हूँ। क्लियर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। क्लियर। इस पर मैं आ गया। अब इन सभी में मेरे को किस पॉइंट में ज्यादा इंटरेस्ट है बच्चों, इस वाले पॉइंट पर ज्यादा इंटरेस्ट है, जो कि जिस पर बॉडी रोल कर रही है उस सरफेस के रेस्पेक्ट में कुछ बात मैं आपसे करूंगा। जिस सरफेस पर बच्चों ये मोशन हो रही है, फिलहाल बच्चों थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं इस सरफेस को ग्राउंड मान के चल रहा हूं, मतलब ये रेस्ट पर है ना। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बच्चों क्या रहनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए, अगर आप प्योर रोलिंग मोशन करवाना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि फॉर प्योर रोलिंग मोशन दिस पॉइंट इज ऑलवेज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये बॉडी ग्राउंड पर रोल कर रही है तो मैं ऐसा कोई केस फिलहाल बच्चे समझाने के लिए नहीं ले रहा हूं जिस केस के अंदर ये बॉडी जिस पर रोल कर रही है वो नीचे प्लैंक है, प्लेटफॉर्म वो भी चल रहा है। अगर ऐसा होता तो प्योर रोलिंग के लिए फिर जरूरी क्या था, जो इस सरफेस की वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के भी होनी चाहिए थी। पर मैं इस सरफेस को चला नहीं रहा, इसलिए मैंने पहले बोल दिया बच्चों ये सरफेस कौन सी, ग्राउंड है, जो ऑलवेज रेस्ट पर रहेगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, जो वेलोसिटी ग्राउंड की है। तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसलिए ये वाली वेलोसिटी भी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उसको हम बोल देंगे कि बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 करने के लिए ये वेलोसिटी VCM और ओमेगा आर दोनों क्या रहने चाहिए, बराबर रहने चाहिए। अगर ये वेलोसिटी VCM ओमेगा आर के रेस्पेक्ट में है, या VCM ओमेगा आर के रेस्पेक्ट में क्या है, कम है, तो ये वाला पॉइंट बच्चों ग्राउंड पर कभी रेस्ट पर नहीं रह सकता। या तो ऐसे स्लिप करेगा या फिर ऐसे स्लिप करेगा पीछे की तरफ। ऐसी दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन अगर है तो फ्रिक्शन कौन सा बच्चों लग रहा होगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे काइनेटिक एनर्जी का लॉस करा देगा। लेकिन फिलहाल प्योर रोलिंग मोशन में मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। मुझे प्योर रोलिंग मोशन में सीधा लिख देना है VCM बराबर ओमेगा आर लिख देना है। इसका मतलब इसकी जो फॉरवर्ड वेलोसिटी है VCM, वो बैकवर्ड ओमेगा आर वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ट्रांसलेटरी इफेक्ट की वेलोसिटी VCM, रोटेशन इफेक्ट की वेलोसिटी ओमेगा आर, ये दोनों बराबर रहेंगी। तो ये पॉइंट ऑलवेज क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। और ऐसी कंडीशन में इस सरफेस और इस पॉइंट के बीच में अगर कभी फ्रिक्शन लगा तो लगेगा कौन सा, स्टैटिक, या तो लगेगा ही नहीं। अगर लगेगा तो कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी हमारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं कराएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा प्योर रोलिंग मोशन बच्चों होता है। इन प्योर रोलिंग मोशन
इन रोलिंग मोशन टोटल काइनेटिक एनर्जी, एक तो ट्रांसलेटरी बच्चों आएगी हाफ एम VCM का स्क्वायर, और एक आएगा हाफ ICM, और ये मैंने लगा के आपको दिखाया था अभी एक क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो या तो ये काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम VCM का स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये किस में बच्चों? रोलिंग मोशन के अंदर है। अगर मान लीजिए बच्चों प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, प्योर रोलिंग मोशन अगर है, तो ऐसे केस से बच्चों में VCM बराबर क्या लिख दूंगा? ओमेगा R। तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम और हाफ ICM। ओमेगा स्क्वायर की जगह बच्चों लिख देता हूं मैं VCM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बॉडी का मुझे नाम नहीं पता बच्चों कौन सी बॉडी की बात करो, इसलिए ICM को मैं ऐसे लिख देता हूं, चलेगा? कि यहां पर क्या रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर मास के अबाउट, ठीक है। चलिए, और तो अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो गई? हाफ MVCM का स्क्वायर बाय 2 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नीट के लिए तो कम से कम बहुत जबरदस्त है। ये फॉर्मूला बार बार हमारे बच्चों यूज होने वाला है, ठीक है। इसमें अपन छोटी छोटी बातें बच्चों पहले कर लेते हैं। पहली बात, ये फॉर्मूला केवल कब लगेगा? प्योरली मोशन में। आप बोलोगे इसमें कौन सी स्टेप है जिस स्टेप से हमें पता लग रहा है कि प्योर रोलिंग हो रही है? जहां पर VCM था बराबर ओमेगा था, ओमेगा की जगह मैंने VCM बाय R स्क्वायर रखा है। इससे प्रूव हो रहा है कि रोलिंग कौन सी है? प्योर रोलिंग अगर है तो प्योर रोलिंग अगर बॉडी कर रही है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रही बॉडी, ये इसका VCM है और ओमेगा ये रहा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी, इसको मैं P पॉइंट बच्चों बोलता हूं, तो आप P पॉइंट समझ जाइएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? 0। तभी तो क्या हो रही है? प्योर रोलिंग हो रही है, ग्राउंड पे हो रही है। तो ग्राउंड कैसा है? रेस्ट पर, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी ग्राउंड के जैसी, मतलब 0 होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसमें छोटी छोटी बातें अगर अपन करें तो कैसे बातें सामने आएंगी? देखिए आप ध्यान से, ये बच्चों जो 1 है ये किसको दिखा रहा है? ये ट्रांसलेटरी इफेक्ट को दिखा रहा है। और बच्चों ये जो इफेक्ट है पूरा का पूरा के स्क्वायर बाय R स्क्वायर, मतलब ये के स्क्वायर बाय R का जो टर्म है वो टर्म रोटेशनल इफेक्ट को बता रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं बात करूं फॉर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो ये रहा हमारा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। मैंने ट्रांसलेटरी को TR से लिख दिया क्योंकि आगे मैं टोटल एनर्जी को T से लिखूंगा ना, इसलिए, है ना। तो इसको TR चाहो तो लिख लो। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? किसके लिए? सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो ये हो गया रोटेशनल एनर्जी। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी में क्या है बच्चों? 1 है, और यहाँ क्या रहा? रोटेशनल में के स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको के स्क्वायर बाई R स्क्वायर पता होना चाहिए। तो के स्क्वायर बाई R स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 2:1। इसका मतलब अगर सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रहा है तो उसकी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डबल होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। इसका मतलब ऐसे सवालों करने के लिए आपको पक्की बात है के स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको लिख देता हूँ कुछ वैल्यू। रिंग के लिए के स्क्वायर बाई R स्क्वायर कितना रहेगा? 1। और ये कहां से निकाल रहा हूं बच्चों? ये भी मैं आपको बताता हूं। जनरली बॉडी क्या करेगी? सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के बॉडी रोटेट कर रही है। यहां पर देखो, इस पॉइंट पर खड़े हो जाओगे तो बॉडी क्या करती हुई नजर आएगी? आपको रोटेट करती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो उसी सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी को mk स्क्वायर के बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है और ये एक्सिस कौन सी? प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो रिंग के लिए बच्चों कितना होता है? mr स्क्वायर होता है। mr स्क्वायर को ही mk स्क्वायर के बराबर कर दिया जाए तो k स्क्वायर बाई R स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। ऐसे बच्चों बात करें अपन डिस्क के लिए। अब वैसे मान लीजिए डिस्क होती तो डिस्क का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, इसी को mk स्क्वायर के बराबर कर दो तो k स्क्वायर बाई R स्क्वायर कितना आ जाएगा? हाफ। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बाई R स्क्वायर हाफ हो जाएगा।
और हम जानते हैं बच्चों की जो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास जाने वाले एक्सिस के अबाउट, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर के लिए एक्सिस के अलोंग होता है। इसका मतलब अगर होलो सिलेंडर बोल दे तो भी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आएगा, बनाएगा। ऐसे यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर अगर बोल दे तो भी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आएगा, हाफ ही आएगा, राइट। इसी तरीके से अगर सॉलिड स्फीयर अगर बात करें कि सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है। होलो स्फीयर के लिए 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है 2/5, होलो स्फीयर मतलब स्फेरिकल शेल, उसके लिए वैल्यू कितनी है, 2/3। यही बच्चों अक्सर आपके वैल्यू इस काम में आएंगे। तो किसी के लिए भी बच्चों पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा, जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर के लिए, फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। देखते हैं टोटल एनर्जी कौन सी है बच्चों, 1 + k²/r² है, ये टोटल एनर्जी है। तो अगर सॉलिड स्फीयर के लिए बात करूंगा तो k² कितना होता है बच्चों, 2/5, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये हो गया 7/5। तो ऊपर लिख देंगे हम 7/5 इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये रही, ये कितना है बच्चों, 2/5, तो ये हो गया 2/5। तो रेशियो बच्चों कितना हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है 5 से 5 कैंसिल होके 7:2 आ गया। इस तरह के बच्चों बहुत सारे सवाल बच्चों आपको मिलने वाले हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकता है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ सकता है। कभी ट्रांसलेटेड काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी वो पूछ सकता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बच्चों बात मैं और आपको समझाऊं, यहां से इतना हमने समझ लिया, तो एक पॉइंट बच्चों और समझते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से आप। जैसे कि ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, अब मैं सीधा प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं। VCM हो गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको मैं P से बात कर रहा था वो है। ग्राउंड पर हो रही है बच्चों प्योर रोलिंग, तो ग्राउंड रेस्ट पर है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, फिर रेस्ट पर होगा। हम लोगों ने जो काइनेटिक एनर्जी बच्चों अभी लिखी थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो लिखी थी 12 mVCM का स्क्वायर प्लस, पहले तो ये समझ लें बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी हम जो लिखी थी वो कैसे लिखी थी, क्या सोच के लिखी थी। ये पूरा की पूरा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है। मतलब क्या सोच के कि हर एक पॉइंट VCM वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ऐसे, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी बच्चों ने क्या सोच के लिखी थी कि सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखो बॉडी क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये सोच करके काइनेटिक एनर्जी लिखी गई। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, प्योर रोलिंग की बच्चों बात मैं कर रहा हूँ, ये बात स्पेशली याद रखिएगा, है ना। प्योर रोलिंग अगर बात कर रहा हूँ तो VCM की जगह बच्चों में क्या लिख देता हूँ, ω/r लिख दूं, और ये हो जाएगा 12 ICM ω²। यहां से मैं बात करूंगा ω²/2 बाहर निकाल लेता हूं, और ये हो जाएगा mr² प्लस ICM हो जाएगा। इस टर्म को ध्यान से देखिए आप, ICM प्लस mr² टर्म को देखिए, ये सेंटर ऑफ मास है बच्चों। इस सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना, ICM है। इस पॉइंट के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ICM प्लस mr² नहीं लिख सकता। फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, फिर से सुनिएगा। इस पॉइंट से जाने वाले एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, वो ये रहा। इसके अबाउट अगर मैं लिखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैसे लिखूंगा, ICM प्लस mr²। इसका मतलब पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये P पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट है, और ये वाला पॉइंट बच्चों क्या था, रेस्ट पर था। इसका मतलब अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट रेस्ट पर है, जो कि केवल किस में होगा, ये केवल किस में होगा, प्योर रोलिंग में होगा। तो प्योर रोलिंग में इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने से अच्छा है आप सीधा टोटल एनर्जी बराबर 12 IP ω² लगा दीजिए। बट IP याद रखो कौन है, वो है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और इस वाले में I क्या है,
वो सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर ये चल रहा है v नॉट, सेंटर मास की वेलोसिटी v नॉट है और ये हमारा ओमेगा नॉट है और ये प्योर रोलिंग करता हुआ आगे चल रहा है। मुझे बच्चों क्या लिखना है, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो मैं ऐसा ना लिख करके मैं सीधा ये फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, हाफ आई, इस पॉइंट के अबाउट आई, सॉलिड स्फीयर का इस पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है और इस पॉइंट के अबाउट लिखूंगा तो 2/5 mr² प्लस mr² इसमें ऐड कर दूंगा और साथ में लगा दूंगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी बच्चों बन जाएगी, ये हो जाएगी 7/5 है ये, तो ये हो जाएगा 7/10, ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई। इसका मतलब आज के बाद जब भी हम सवाल अभी करेंगे, फिलहाल ये आप भी बच्चों सवाल कभी करो और टोटल एनर्जी की जरूरत प्योर रोलिंग में पड़ जाए तो आपको इतना बड़ा फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही क्या करो, इस पॉइंट के अबाउट सीधा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा दो। इसका मतलब बच्चों क्या है, इस पॉइंट के अबाउट जो है ना बॉडी केवल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ट्रांसलेटिव इफेक्ट इंक्लूड इसमें नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट बॉडी जो रोटेट कर रही है उसका एंगुलर वेलोसिटी बच्चों वही होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जिस एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी रोटेट कर रही है, बराबर ही होगा। क्लियर बात, इसलिए हम ये फॉर्म लगाएंगे, थोड़ा आसान बच्चों पड़ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बच्चों क्या है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बात कर लेते हैं रोलिंग मोशन में। तो जैसे ये फिलहाल ये प्योर ट्रांसलेटरी हो रहा है और इसकी वेलोसिटी क्या है, VCM है और ये प्योर यहां कर देंगे, ये हो गया ओमेगा और ये हो गया VCM। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्योर ट्रांसलेटरी, रोटेशन और ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। इसके अंदर बच्चों इस पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट अगर मैं बात करूं तो इस पूरे मास को मैं यहाँ पर सेंट्रलाइज मान सकता हूँ m पर, सेंटर ऑफ मास पर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है v नॉट। तो यहाँ पर इस पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, mVCM/r लिखूंगा। ये देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा, ये L1 मान लेता हूँ, ये L2 मान लेता हूँ। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो मैं लिखूंगा ICM × ओमेगा। यहाँ पर क्योंकि रोलिंग हो रही है तो टोटल मोमेंटम जो मेरे पास आएगा वो L1 + L2 आएगा। मैं इसी L1 + L2 को समझाने जा रहा हूँ आपको। तो ये LT टोटल एंगुलर मोमेंटम L1 + L2 बराबर mVCM/r + ICM ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ भी बच्चों वही काम कर लेते हैं। चलिए VCM की जगह, क्योंकि अगर मान लीजिए प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग अगर हो रही है तो प्योर रोलिंग के अंदर VCM बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा r लिख सकता हूं। तो यह VCM की जगह ओमेगा r लिख दूं तो ये हो जाएगा ओमेगा r² प्लस ICM को मैं लिख सकता हूं जनरली mk² × ओमेगा। तो LT बच्चों कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा, या तो mk² को SM लिख दो या SM को mk² लिख दो। ठीक है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट हो गया। तो mr² प्लस ICM, ठीक, ये पूरा की पूरा अगर देखें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस पॉइंट के अबाउट ही तो है, P पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM और इस पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, ICM + mr²। तो ICM + mr², इसको मैं लिख सकता हूं IP × ओमेगा। ये दोनों एंगुलर मोमेंटम बच्चों ऐड किए हुए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन शायद सेम होगी, करके देखते हैं। इस पॉइंट से इस मोमेंटम का जो एंगुलर मोमेंटम है, यहां से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कर दिया, तो ये R है, ये mv है, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे आया। और इसका ओमेगा इधर है तो इसका एंगुलर मोमेंटम में बच्चों क्या इसी डायरेक्शन बनेगा। ये दोनों एंगुलर मोमेंटम क्या बच्चों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए अपोजिट में होते तो मैं ऐड नहीं करता, सब्ट्रैक्ट कर देता। ठीक है, तो यहां तक तो बच्चों क्या था, सिंपल रोलिंग चल रहा था। लेकिन जैसे ही VCM बराबर ओमेगा लिखा, अब ये क्या आ गया, फॉर
प्योर रोलिंग आ गया। तो प्योर रोलिंग के लिए यहाँ भी आप एंगुलर मोमेंटम को बच्चों कैसे लिख सकते हो, अलग अलग करने की जगह सीधा ही इस पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट आई इंटू ओमेगा लिख दो, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों कहलाती है। ये एक्चुअल में ऐसी एक्सिस है जो लगातार क्या हो रही है, मूविंग एक्सिस बोलते हैं बच्चों इसको, क्योंकि ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पर है, बाद में थोड़ा आगे हो, ये पॉइंट अभी पी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, तो मूविंग एक्सिस है। तो किसी इंस्टेंट पर अगर देखें तो इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस से मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के बाद बॉडी क्या कर रही है, केवल रोटेट करती है, इसलिए सीधा आई इंटू ओमेगा हम लगा देते हैं। आईपी क्या है आप समझ गए होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्योर रोलिंग के लिए पॉइंट क्या होता है, रेस्ट पर होता है। लेकिन बच्चों आपसे निवेदन है मेरा कि जब भी आप ये फॉर्मूले की जगह ये फॉर्मूला लगाएं तो याद रखना पहले ये कंफर्म कर लेना प्योर रोलिंग है कि नहीं है। कभी कभार बिना प्योर रोलिंग के ही बच्चों आईपी ओमेगा लगा देते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आई लिख देते हैं, ओमेगा लगाता है, इस पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। ये प्योर रोलिंग के टाइम पर ही है बच्चों केस। अगर प्योर रोलिंग पर नहीं है तो ये वाला पॉइंट बच्चों मूविंग होगा, मोशन में आएगा, मूव करेगा, ऐसे केस में हम v बराबर ओमेगा नहीं लगा पाएंगे, सो ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग मोशन के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन बच्चों हमारा ये रहा, ये हमारी कोई बॉडी है, इसको यहां से बच्चों हमने क्या किया, रेस्ट से छोड़ा है। ठीक है, तो एक तो बच्चों हमारा लग रहा है mg sin थीटा, और एक बच्चों यहां लग जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, एक बच्चों याद रखो हमेशा कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो मैंने बताया जिस सरफेस पर प्योर रोलिंग हो रही है उस सरफेस पर ये वाला पॉइंट कभी स्लिप बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता तो है नहीं, इसलिए काइनेटिक कभी लगता नहीं, हमेशा स्टैटिक ही लगता है, और इसलिए जनरली म्यू काम में नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो हम एक क्वेश्चन इसके लिए बनाते हैं। एक क्वेश्चन क्या बना छोड़ा है बच्चों, याद रखेगा इसको, तो मैं एक क्वेश्चन लिख दूंगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर, ये सेंटर ऑफ मास पर मैंने एक क्वेश्चन लगाई बच्चों। सारे फोर्स से मैंने कहां पर मान लिए, कौन कौन से लग रहे हैं, वैसे तो नॉर्मल भी लग रहे हैं, ये नॉर्मल भी हो गया, और एक mg cos थीटा लग रहा है। mg cos थीटा और mg sin थीटा और नॉर्मल, ये तीनों फोर्स बच्चों सेंटर से गुजर रहे हैं, और सेंटर से गुजर रहे हैं तो सेंटर के रेस्पेक्ट में कोई टॉर्क देंगे ही नहीं, इसका मतलब इनका कोई भी रोटेशन इफेक्ट ये देने वाले नहीं है। तो इसको बॉडी को बच्चों रोटेट कौन कराएगा, रोल कौन कराएगा, वो कराएगा फ्रिक्शन। वो इस पॉइंट पर इधर लग रहा है, इसलिए बॉडी ऐसे रोटेट करते हुए नीचे आएगी। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ही क्या देगा आपको, फ्रिक्शन ही आपको टॉर्क देगा। तो फ्रिक्शन कैसे टॉर्क देगा, ये F हो गया, इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखो फ्रिक्शन कितना टॉर्क लगाएगा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये बच्चों R हो गया, ये हो गया F, R इंटू F, ये हो गया FR। इसी को किसके बराबर कर देते हैं बच्चों हम लोग, I अल्फा के बराबर कर देते हैं। ये FR हो गया, I अल्फा हो गया। ठीक है, अब ये बॉडी कौन सी है मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं I को क्या लिख देता हूं, m² लिख देता हूं। अब यहां अल्फा के बारे में बात करते हैं, इसको ध्यान से अगर बच्चों समझे अपन, ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों ये वेलोसिटी कौन सी है, VCM, और ये वेलोसिटी कौन सी है, ओमेगा R। क्योंकि प्योर रोलिंग में ये वाला पॉइंट ऑलवेज क्या रहता है, रेस्ट पर रहता है, तो ये दोनों वेलोसिटी क्या है, बराबर है। तो मैं लिख देता हूं VCM बराबर ओमेगा। इसी को बच्चों में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, AT। इस वेलोसिटी को मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा बनेगा AT, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये हो जाएगा R भार d ओमेगा बाय dt, क्या बन जाएगा, अल्फा। तो मैं ये क्वेश्चन बच्चों लगा सकता हूँ, VCM बराबर ओमेगा R लग सकती है, तो AT बराबर अल्फा R भी लग सकता है। ठीक है, तो वही यहां पर मैं करने जा रहा हूं। यहां अल्फा बच्चों देखिएगा सीधा A बाई R लिख देता हूं यहां से। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, ये रहा सेंटर ऑफ मास, इधर ही एक्सेलरेट करेगा बच्चों देखो। ठीक है, तो यह हमने अल्फा की जगह ACM बाय R लिख दिया। तो यहां से F बराबर बच्चों मेरे पास में आ गया m k² अपॉन R² ACM। इस वैल्यू को उठा के बच्चों यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा बराबर, F को उधर ले जाता हूं, F की वैल्यू रख देता हूं, m ACM बच्चों बाहर निकाल लूंगा,
और लिख दूंगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम कट गया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से बच्चों क्या निकाल लेना आप, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बच्चों निकाल लेना। और मैंने के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बच्चों आपको समझा दिया है, ठीक है। तो एक बात तो समझ गए बच्चों कि इसमें के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जितना ज़्यादा होगा उतना ही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, कम आएगा, ठीक है। और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू रिंग के लिए बच्चों एक बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी तो एसीएम बहुत कम आएगा। तो रिंग में कौन कौन से में, रिंग में, सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में, एक सॉलिड स्फीयर में किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा किसका कम होगा। रिंग के लिए बच्चों के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 होता है। सॉलिड सिलेंडर के लिए बच्चों क्या रहेगा, सॉलिड सिलेंडर बच्चों याद रखा है, एसएस मैंने सॉलिड सिलेंडर के नाम से बोला, हालांकि सॉलिड स्फीयर नजर आएगा पर सॉलिड सिलेंडर मान लेना प्लीज, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, और सॉलिड स्फीयर के लिए ये हो जाएगा 2/5। तो ये तो बच्चों हो गया 0.4, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1। तो सबसे ज्यादा किसके लिए, रिंग के लिए ज्यादा, रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे ज्यादा, तो एसीएम क्या रहेगा सबसे कम, तो रिंग सबसे कम एक्सेलरेशन से चलेगी। लेकिन सॉलिड स्फीयर के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0.4 है, इसका मतलब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे कम है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर बात। इसी तरीके से बच्चों हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। जब हमें ए पता है तो ये क्वेश्चन लगाई जा सकती है, देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा सकते हैं। और ये मान लीजिए हाइट कितनी है, h है, यहां पर बॉडी आ गई, तो यहां पर आगे तो मुझे इस जगह पर क्या निकालना है, वेलोसिटी इसकी निकालनी है। तो क्या लिखूं, 2 आगे लिखें, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 2a की वैल्यू बच्चों ये रही अपॉन इनटू एस। एस क्या बच्चों, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है ये एस, ठीक है। अब इस एस साइन थीटा, ये एच के बराबर नहीं हो गया, ये एस है, ये इसका कंपोनेंट एच के बराबर हो गया। तो देखो एस साइन थीटा ये क्या हो गया, एच। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रूट बराबर v। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बन गया। तो यहां भी वही चीज दिख रहा है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, कम रहेगी। क्लियर। तो ये इंक्लाइन प्लेन के अंदर इस तरीके से, ये फ्रिक्शन कौन सा है बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है, इसलिए ये फ्रिक्शन ऊपर से नीचे आते वक्त हमारी एनर्जी का कोई लॉस नहीं कराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग होती है, ठीक है। प्योर रोलिंग की फिलहाल मैंने बात की। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मूला 2gh रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाय वेलोसिटी का फॉर्मूला, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये केवल प्योर रोलिंग के लिए वैलिड है। अगर रोलिंग प्योर नहीं है फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये बच्चों याद रखेगा। कोई बोले क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मुझे, इस फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मुझे एक जगह a बराबर अल्फा आर यूज करना पड़ा, जो कि किससे निकला है, इससे निकला है। और ये दोनों किसके लिए वैलिड है, ये प्योर रोलिंग के लिए ही वैलिड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेगा। एक बच्चों इसके अंदर आपको दे रखा है, एक बॉडी है, मतलब एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस का आर है, वो एक ही जगह पर ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से बच्चों रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है। ये ग्राउंड पर नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है ना, ऐसे एक ही जगह कर रही है, इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रही है। धीरे से क्या कर दिया, इसको हमने इस सरफेस पर जाकर के रख दिया, जेंटली प्लेस्ड कर दिया, इट जेंटली प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस, ठीक है, धीरे से रख दिया। तो इनिशियल कंडीशन तो बच्चों ये रही, और जैसे रखेंगे थोड़ी देर बाद ये प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देगी। प्योर रोलिंग में इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ बन जाएगी, और ओमेगा इसका चेंज होकर के हो जाएगा ओमेगा के बराबर, जो कि पहले ओमेगा नॉट के बराबर था। अब जैसे ही बच्चों रखेंगे तो बॉडी ऐसे रोटेट कर रही थी, ये वाला पॉइंट इधर मूव कर रहा था, तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगा, आगे लग करके इसकी इधर वाली मोशन को क्या कर देगा, सीज कर देगा, क्योंकि इस पॉइंट को किस पे लाना है, रेस्ट पर लाना है। फिर से देखिए, ये वाला पॉइंट यू मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा बच्चों आगे, तो फ्रिक्शन लग करके क्या करेगा, इस पॉइंट को रेस्ट पर लाने की कोशिश करेगा, रेस्ट पर ला भी देगा, और जिस समय रेस्ट पर आ जाएगा अब फ्रिक्शन का बच्चों रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका काम था स्लिपिंग से रोकना, रोक दिया, अब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, अब फ्रिक्शन कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये प्योर रोलिंग का केस है,
और ये रोटेशनल मोशन का केस है। इन दोनों में हमें निकालना क्या है, जब प्योरलिंग स्टार्ट हो गई तब मुझे निकालना है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे सवालों के लिए बच्चों हमेशा याद रखो, हमेशा आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया करो। इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइए। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बच्चों इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो फ्रिक्शन जब इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट तो फ्रिक्शन कोई टॉर्क लगाएगा नहीं, इसलिए इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पहले और जब रोलिंग स्टार्ट हो गई तब दोनों ही में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसी वजह से इस पॉइंट के अबाउट हमेशा लगाया करो, अदरवाइज फिर आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ट्रांसलेटिक अलग लगानी पड़ेगी, और जो सर्कुलर मोशन है उसकी काइनेमेटिक्स लगानी पड़ेगी, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। इन सब इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर लाना पड़ेगा। अगर ऐसे कर लेंगे तो बहुत जल्दी हमारा आंसर निकलेगा। देखिए अभी आप ध्यान से, है ना। तो पहले बच्चों एक ही जगह बॉडी क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, आई ओमेगा। ठीक है, ये आई किसका है, क्योंकि हमारा ये बच्चों सॉलिड स्फीयर है, इसलिए बच्चों ये हो जाएगा 2/5, ये हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर प्योर रोलिंग स्टार्ट बच्चों हो जाती है तो आप सीधा इस पॉइंट के अबाउट क्या लगाया करो, आई ओमेगा लगा दिया करो। याद आया? अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, इस पॉइंट को मैंने पी बोला था। हालांकि लगाने में अलग अलग भी कर सकते हैं, MVR लगा सकते हैं प्लस ICM ओमेगा लगा सकते हैं, पर दोनों को क्लब करोगे प्योर रोलिंग के लिए तो IP ओमेगा तो आना ही है, तो IP ओमेगा लगाइए। तो IP बच्चों क्या है, इस पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट 2/5 MR², इसमें MR² और ऐड करोगे, IP बच्चों हो जाएगा 2/5 MR² प्लस MR², 7/5 MR² इंटू ओमेगा। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, 2/5 MR² ओमेगा नॉट बराबर 7/5, तो ये ओमेगा बच्चों आपके पास आ गया 2 ओमेगा नॉट बाय 7। ये नई हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई जब प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देगा। जब प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देगा तो अगर कोई आपसे पूछे VCM कितना होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, तो VCM बराबर क्या कर देंगे हम, ओमेगा लगा देंगे, क्योंकि हमें VCM पता लग चुका है, उसी को बस R से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास है VCM है। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चों प्योर रोलिंग हो रही है, कोई आपसे पूछे इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप सीधा बोल दीजिएगा 2 VCM, क्योंकि आप स्टार्टिंग करके देखना, आप बैक में जाकर के देखना कि इस पॉइंट की वेलोसिटी मैंने ओमेगा आर प्लस VCM बताई थी, और ओमेगा आर VCM दोनों बराबर होते हैं तो 2 VCM हो गई। तो इसी को क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई, 4 ओमेगा नॉट R/7 इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, और इस पॉइंट की बच्चे वेलोसिटी कितनी होगी, VCM के बराबर हो जाएगी, जो कि निकाल चुके हम, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, केवल 0 हो जाएगी, मतलब क्योंकि ये पॉइंट तो प्योर रोलिंग के केस में मूव करता ही नहीं है। कोई आपसे बच्चे पूछे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे ये वाला जो वेलोसिटी वो तो होता है ओमेगा आर, और ये वाली वेलोसिटी होती है V, तो V और ओमेगा दोनों क्या रहते हैं, बराबर, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या लिख सकते हो आप, ये VCM है, ये VCM, याद रखो ओमेगा आर और VCM बराबर होते हैं यहाँ पर, तो VCM और ओमेगा दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा VCM√2। VCM हमारे सामने ये है, इसको उठा कर रख देंगे तो इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इस पॉइंट की वेलोसिटी है उतनी इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर आ जाएगी, जो VCM√2 के बराबर होगी। इसकी 2 VCM हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसकी VCM के बराबर हो जाएगी। ऐसे आप प्योर रोलिंग में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बच्चों अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके लिए पहले आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ये F आपको रखना पड़ेगा, F बराबर MACM। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, पहले सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करेगा, तो F बराबर क्या रखेंगे हम, MACM। वहां से बच्चों क्या निकालेंगे, इस जगह पर बच्चों एक बात याद रखिएगा, मेरे को एक बात और खास याद आई है, यहां से लेकर जब तक प्योर रोलिंग नहीं हो गई, ये फ्रिक्शन कौन सा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर है तो यहां से जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस भी कराएगा, और एनर्जी का लॉस कराएगा तो एनर्जी का लॉस हम निकाल लेंगे K इनिशियल माइनस K फाइनल से। K इनिशियल क्या रख दूंगा, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, फाइनल क्या लिख दूंगा, हाफ IP, इस पॉइंट के अबाउट आई, प्योर रोलिंग है याद रखिएगा, हाफ IP ओमेगा स्क्वायर। IP कितना है, 7/5 MR² है, वो उठा के यहाँ रख देंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, चेंज निकाल लेंगे, जो चेंज आएगा वही वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, क्योंकि काइनेटिक है इसलिए वर्क डन तो करेगा, और उसके बाद में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए बॉडी ऐसे ही VCM बराबर ओमेगा रहेगा हमेशा, जो ये वाला पॉइंट है, और बॉडी बिना फ्रिक्शन के मूव करते रहेगी, ना मैं स्टैटिक की जरूरत ना मुझे काइनेटिक की जरूरत। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है, प्योर रोलिंग करता हुआ चल रहा है, V0 वेलोसिटी है उसकी, वो एक्चुअल में किसी सरफेस पर चढ़ रहा है। वो सरफेस कैसी, एक तो स्मूथ है और दूसरे केस में कैसी है,
रफ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री है। दोनों ही केस में पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर लेगा। दोनों केस देखते हैं। एक तो बच्चों पहले तो ग्राउंड पर चल रहा था वो, और ये 30 डिग्री के प्लेन पर जाकर के, ये है हमारा सॉलिड सिलेंडर, और ये ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ चल रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0। यहां आकर के इतनी हाइट तक वो चढ़ गया। तो पहले क्या है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर कोई बच्चों फ्रिक्शन नहीं है। एक बात ध्यान से देखो बच्चों, अगर यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसे कि मैं यहां आपको समझाता हूं, चलिए ये बॉडी है ना, सरफेस कैसे स्मूथ है, तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, mg sin थीटा लगेगा, mg cos थीटा लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ये तीनों फोर्स का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना रहेगा, 0 रहेगा। एक फ्रिक्शन ही होता है बच्चों जो ऐसे लगता है, वही फ्रिक्शन ही क्या करता है भाई, ऐसे लगेगा नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऐसे लग जाएगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। तो यही फोर्स जो हो गया फ्रिक्शन, वही सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे, और वही टॉर्क हमें क्या देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, अल्फा देगा। और वही अल्फा क्या करेगा, ओमेगा को चेंज करेगा, या तो ओमेगा बढ़ाएगा या कम करेगा, वही करने वाला है। अगर मान लीजिए बच्चे फ्रिक्शन अगर नहीं हुआ तो टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क नहीं आएगा तो अल्फा नहीं आएगा, अल्फा नहीं आएगा तो ओमेगा चेंज करेगा कौन, ठीक है। तो इस केस से बच्चों यही होने वाला है पहले वाले केस के अंदर, क्योंकि यहां पर सरफेस कैसी है बच्चों, स्मूथ है, और स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, और फ्रिक्शन बच्चों अगर यहां पर नहीं है तो यहां पर टॉर्क नहीं लगेगा, और टॉर्क नहीं लगेगा तो अल्फा नहीं आएगा, अल्फा नहीं आएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों वही ओमेगा रहेगा जो ओमेगा बच्चों यहां था। क्लियर बात। यहां पर से यहां आने पर बस वेलोसिटी बच्चों सेंटर ऑफ मास की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, नीचे mg sin थीटा तो लग ही रहा है, वो mg sin थीटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को क्या कर देगा, रेडिएशन की वजह से 0 कर देगा। लेकिन ओमेगा को 0 नहीं कर पाएगा, ओमेगा चेंज ही नहीं कर पाएगा। क्यों, उसके लिए टॉर्क चाहिए, अल्फा चाहिए, टॉर्क के लिए फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन है नहीं। क्लियर बात। तो इस पॉइंट पर यहां और यहां हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो यहां पर एनर्जी टोटल बच्चों कितनी हो जाएगी इनिशियल, ये तो मैंने आपको बताया था, हाफ mv² 1 प्लस, ये तो टोटल एनर्जी हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर देखते हैं एनर्जी कितनी रहेगी, टोटल एनर्जी एट द h हाइट, है ना। यहां पर देखें तो एक तो हमारे पास रहेगी mgh, ये हमें मिली, प्लस ओमेगा वैसा ही है जैसा यहां पर था, ओमेगा में कोई चेंज नहीं हुआ, VCM 0 हो गया। इसका मतलब ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM², यहां के क्या हो गई, 0 हो गई। बट यहां पर हाफ I ओमेगा² वही है जो यहां थी, तो यहां पर हाफ I ओमेगा² जो था वही यहां लिख दो, हाफ ICM ओमेगा। देखना अभी लास्ट में बिल्कुल सिंपल रिजल्ट आएगा बच्चों, जो हम लोग जानते हैं रिजल्ट को, वही रिजल्ट आएगा। चलिए, ये हाफ mv² 1 + k² r² सॉलिड सिलेंडर है, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ये 1/2 हो गया, और ये कितना है अपने पास में 1 है, तो ये 3/2 हो गया, तो 3/4 हो गया, ठीक है। और ये v0 वाला चल रहा था तो ये हो गया। चलिए, ये तो हमारा इनिशियल एनर्जी हो गई। फाइनल एनर्जी हमारे पास में ये हो गई। इन दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। यहां से यहां जाओगे तो एनर्जी का लॉस करने वाला कोई भी नहीं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों क्या रही, कंजर्व, क्योंकि कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव या एनर्जी लॉस करने वाला फोर्स नहीं है। तो इन दोनों एनर्जी को बराबर किया जाए, तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं। यहां देखते हैं हाफ ICM सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2, और ये हो गया ओमेगा², ठीक है। चलिए, अब इन दोनों को बराबर कर दिया हमने, हमें हाइट निकालना है। 3/4 है, ये कितना है आपके पास, 1/4 है। इधर आएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3/4 में से 1/4 माइनस करूंगा, 1/2 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो गया, mgh हो गया। तो यहां से h बराबर कितना हो गया, v0²/2g हो गया, ठीक। अब बताओ, ये वाला फॉर्मूला हमको याद रहता है, h बराबर u²/g, वही तो फॉर्मूला है। क्यों ऐसा, आप कहने का मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं आप कैसा सोच सकते हैं कि यहां पर सेंटर ऑफ मास की चढ़ते वक्त वेलोसिटी कितनी थी, v0, यहां आके क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो गई। तो सीधा ही v² बराबर u² + 2g लगा दीजिए। v कितना कर दीजिए 0, फाइनल वेलोसिटी u कितना कर दीजिए आप, जो v0 है -2g लिख दो, h बराबर ये आ जाएगा
समझा? क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। जो यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ट्रांसलेटेड काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, उसी का तो लॉस हुआ है बस, तो सीधा इसीलिए फॉर्मूला आ रहा है। अगर दूसरा केस है रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो दूसरा केस सेकंड केस में, सेकंड केस के अंदर बच्चों यहाँ क्या लगेगा, ऊपर चलेगा, तो ये चल रहा है ऊपर, ये केस है। चढ़ना से स्टार्ट किया V0 से, तो बच्चों फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, ये फ्रिक्शन लग जाएगा। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चों किधर है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बच्चों कैसी है, क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, अल्फा। तो एंगुलर रिटार्डेशन पैदा करेगा और एंगुलर वेलोसिटी को कम करते करते हाइस पर जाकर के इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और mg sin थीटा जो है वो सेंटर मास की वेलोसिटी जीरो कर देगा। कहने का मतलब यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल क्या लिख देंगे हम, mgh इस हाइट पर, ये कहाँ से आ गई, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी लॉस हो गई। कौन कौन सी, ट्रांसलेटेड काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो गई और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो गई। इसके बाद पूरी एनर्जी किस में बदल गई, mgh में बदल गई। तो फॉर्मूला हमारे पास जिंदाबाद, 1 + k² बराबर क्या लिख दूंगा, सीधा mgh लिख दूंगा। क्लियर है? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी mgh में बदल गई। पहले वाले केस में था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी mgh के साथ साथ ये मेंटेन रही थी, ये चेंज नहीं हुई थी, ये अंतर है। तो यहां पर अपना mgh हाफ mv² केस 1 + k² 3/2 हो गया सॉलिड सिलेंडर के लिए, ये 3/2 हो गया, m से m कट गया, v² बच्चों कितना आ गया, 4gh/3। ये हमारे पास √4gh/3 वेलोसिटी हमारे पास में आ गई। मतलब h कितना आ जाएगा, हमें तो h निकालना था ना, तो यहाँ V0 लिख दो पहले तो यहाँ h हमारे पास आ जाएगा, ये इस बार आया h बराबर 3v0²/4g। तो दोनों में कंपेरिजन करके देखो बच्चों, पहले में कितना था v²/2g, यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है। इसका 3/4 तो ज़्यादा हो गया ना 1/2 से, तो अभी क्या करेगा, ये ज़्यादा हाइट तक जा पाएगा। अगर ये रफ है तो ज़्यादा हाइट तक जाएगा, अगर स्मूथ होता तो बच्चों कम हाइट तक ही केवल जा पा रहा था। तो ये दोनों केस इसके अंदर इंक्लूड हो गए बच्चों, ये दोनों केस में से कोई सा भी केस वो आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखते हैं अब रोलिंग मोशन विद फ्रिक्शन। इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम लोग क्या करें, एक बॉडी लेंगे और देखेंगे फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा है और कितना लग रहा है। बॉडी जनरल लेंगे, हम कोई स्पेसिफाइड बॉडी नहीं लेंगे कि सिलेंडर ही ले लिया या सॉलिड स्फीयर ही ले लिया, हम लोगों ने कोई सी भी बॉडी लेंगे ताकि हम जनरलाइज कर पाएँ, जनरल फ्रिक्शन की डायरेक्शन को देख पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों मैंने मान लीजिए एक बॉडी ले ली, ये सेंटर है और सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स F लगा दिया, ये हो गया। इसकी रेडियस बच्चों क्या है, r है। फोर्स इधर लगाएंगे, फ्रिक्शन मान लीजिए इधर लग गया। अभी मुझे पता नहीं बच्चों फ्रिक्शन इधर लगेगा कि फ्रिक्शन इधर लगेगा, मैंने जनरल मान लिया फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। अपने आप एक क्वेश्चन एडजस्ट करके मुझे लास्ट में बता देगी कि फ्रिक्शन पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव लगेगा। पॉजिटिव लगेगा इट मीन्स मेरी डायरेक्शन सही है, अपोजिट नेगेटिव अगर आ गया फ्रिक्शन के में तो इसका मतलब समझ जाएगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने गलत सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स मिल करके हम दो इक्वेशन देखेंगे बच्चों, एक देखेंगे ट्रांसलेटेड डायनामिक की इक्वेशन, एक देखेंगे अपन रोटेशन की इक्वेशन। ट्रांसलेटेड डायनामिक इक्वेशन का मतलब बच्चों ये है कि सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर लगाएंगे और वो पॉइंट कौन सा होगा, हमारा सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट पर सारे फोर्स लगा करके हम लोग F बराबर ma की इक्वेशन बनाएंगे। एक दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी सेंटर के अबाउट बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, मतलब एक फोर्स तो बच्चों ये होगा जो टॉर्क लगाएगा और एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो ये भी टॉर्क लगाएगा। बट ये वाला जो फोर्स होगा वो टॉर्क कैसे लगाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो ऐसे टॉर्क लगाएगा। ठीक है, और ऐसे जो फ्रिक्शन होगा वो टॉर्क ऐसे लगाएगा। मान लीजिए बॉडी बच्चों ऐसे रोटेट कर रही है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बच्चों ये रहा ACM। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं ट्रांसलेटेड डायनामिक के क्वेश्चन में, सारे फोर्स को एक पॉइंट सेंटर पर मान लिया जाए तो एक क्वेश्चन बच्चों बनेगी हमारी F प्लस फ्रिक्शन बराबर m ACM। एक इक्वेशन हमारी बन गई। एक दूसरा टॉर्क की बच्चों एक क्वेश्चन बनेगी हमारी। टॉर्क की क्वेश्चन कैसे बनेगी, एक तो बच्चों ये टॉर्क लगेगा, एक टॉर्क ये लगेगा। ये टॉर्क कैसे लगेगा बच्चों, इसका फॉर्मूला हो तो ये हो गया Fx माइनस ये अपोजिट में टॉर्क है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है r है, तो ये हो जाएगा F r बराबर
ये हो जाएगा आई अल्फा। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में बच्चों हम लोग लगा सकते हैं इक्वेशन ए इज इक्वल टू अल्फा आर। एक्चुअल में इक्वेशन किससे बनी बच्चों, वी बराबर ओमेगा आर से ही बने हैं। उसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी टी तो a बन जाएगा, और उधर करेंगे d ओमेगा बाई डी टी तो अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं, वो वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। जनरल बॉडी है इसलिए मैं i का वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम i की वैल्यू भी जनरल लिख देते हैं एम के स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर ए सी एम बाय आर। इस r से डिवाइड कर देते हैं बच्चों पूरी इक्वेशन को, तो बन जाएगा मेरा एफ एक्स बाय आर माइनस फ्रिक्शन बराबर एम के स्क्वायर ए सी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी नंबर 2 इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशन को बच्चों में ऐड करने वाला हूँ। इससे क्या जाएगा, एम ए सी एम की वैल्यू मिल जाएगी, और किसी भी एक इक्वेशन में एम ए सी एम की वैल्यू रख करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड करो, ऐड करते ही ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई आर, 1 प्लस एक्स बाई आर बनेगा तो हो जाएगा एक्स प्लस आर अपॉन आर। ठीक है, इधर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एम ए सी एम, ये बनेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आर स्क्वायर, एक आर बच्चों से कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स प्लस आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन, एक आर तो बच्चों ने इससे कैंसिल कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ से एम ए सी एम की वैल्यू इस इक्वेशन में बच्चों रखता हूँ, है ना। देखिएगा ये हमारा फ्रिक्शन हुआ, ये हो रहा हमारा एम ए सी एम माइनस एफ। एम ए सी एम की वैल्यू यहाँ से रखूँगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में एफ। ठीक है, और इधर आएगा बच्चों आर, तो ये हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एफ। इसमें से बच्चों में क्या करूँगा, एफ कॉमन ले लूँगा। ठीक है, कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स आर प्लस आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से बच्चों फ्रिक्शन हमारा आ जाएगा एफ। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स आर माइनस के स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से एक काम और कर लेता हूँ, इसमें से आर भी बच्चों बाहर निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ आर, नीचे हो जाएगा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऊपर बचेगा हमारे पास में एफ आर, यहाँ बचेगा एक्स माइनस के स्क्वायर बाई आर, और यहाँ हो जाएगा, ये हमारे पास बच्चों फ्रिक्शन का वैल्यू आया है। किसी कारण से बच्चों मैंने पूरा डिराइव करके आपको बताया, क्योंकि मैं इसी पॉइंट तक बच्चों पहुंचना चाहता था। ठीक है, अब इसी से बच्चों नेक्स्ट स्क्रीन पर जाकर के हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक्चुअल में कैसे निकालेंगे। चाहे तो डायरेक्टली फार्मूला ये लगा सकते हैं, पर मैं कभी सजेस्ट आपको नहीं करूंगा कि डायरेक्टली कोई फार्मूला आप लगा दो। आप तो सिंपल क्या करना, पूरा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हम फ्रिक्शन निकालेंगे, बहुत आसान होगा। जब बॉडी पता होगी हमें कौन सी है तो फिर हमारा यहीं से आसान हो जाएगा सवाल, क्योंकि वहाँ पर केस का भी आर स्क्वायर मुझे पता होगा ना, इसलिए आसान हो जाएगा। अभी देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, पर ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे होती है वो करने के लिए मैंने इसको पूरा ड्राइव किया। अब मैं इसी फॉर्मूले को लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पर, वो ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या है, एफ आर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ब्रैकेट है एक्स माइनस के स्क्वायर बाई आर। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पर बच्चों चलते हैं और फ्रिक्शन का फॉर्मूला फिर से एक बार लिख लेते हैं। एफ आर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ब्रैकेट ये हो जाएगा एक्स माइनस के स्क्वायर बाई आर। ये हमारा एक फार्मूला आ गया। ठीक है, एक्स याद रखिएगा कहाँ पर है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर आपने फोर्स लगाया वो एक्स है। तो ये रहा हमारा डायग्राम, वापस से बना देता हूँ। ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर आपने ये फोर्स लगा रखा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और मैंने ये फ्रिक्शन लगाया था एफ, याद करो, है ना। अब इसी से मैं पता लगाऊंगा बच्चों फ्रिक्शन कितना लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा कि बैकवर्ड लगेगा। यहां से बच्चों एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए बच्चों एक्स की वैल्यू के स्क्वायर बाई आर से क्या है, ज्यादा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जो फ्रिक्शन हमने लगाया वो बिल्कुल उसकी डायरेक्शन उसकी करेक्ट है। तो इसका मैं ऐसे केस में बोल दूंगा कि फ्रिक्शन जो लगेगा फॉरवर्ड लगेगा।
लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों क्या हुआ, x लेस देन k² r हो गया, तो ऐसे केस में बच्चों देखो अगर ये क्या है, कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, फ्रिक्शन किस में आ गया, नेगेटिव आ गया। फ्रिक्शन नेगेटिव का मतलब जो डायरेक्शन में लगाई है वो डायरेक्शन गलत है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बैकवर्ड लगेगा, इस तरफ लगेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए बच्चों x बराबर k² r अगर आ गया, तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि x बराबर क्या हो गया, k² r हो गया। एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों हम लोग। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं सॉलिड स्फीयर का। मान लीजिए सॉलिड स्फीयर पर मैंने फोर्स लगाया बिल्कुल टॉप पॉइंट पर लगाया, इसका मतलब ये क्या है, r है। अब ये जो r अगर डिस्टेंस पर है, यहाँ अगर मैं टॉप पॉइंट पर बच्चों फोर्स लगाता हूँ, तो ये जो x जहाँ पर फोर्स लगाया, ये फोर्स जो लगाया मैंने वो सेंटर से r डिस्टेंस पर लगाया, इसका मतलब ये r जो है हमारा क्या है, x है। जबकि k² r² की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए बच्चों कितनी होती है, 2r/5 होती है। इसका मतलब x की वैल्यू तो r है और k² r कितना है, 2r/5 है, मतलब x की वैल्यू क्या है, ज़्यादा हो गई। x की वैल्यू अगर बच्चों क्या होगी, ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन इसी केस में याद रखिएगा बच्चों, क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है। अब इसी सॉलिड स्फीयर के अंदर बच्चों अगर मान लीजिए फोर्स मैंने लगा दिया सेंटर से टू r/5 डिस्टेंस पर, मैंने क्या लगा दिया, हॉरिजॉन्टली फोर्स F लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे केस बच्चों ये x कितना हो गया, अब 2r/5 हो गया, और k² r भी बच्चों से कितना होता है, 2r/5, तो x बराबर k² r हो गया। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। इसका मतलब एक बात ध्यान सुनिएगा आप, है ना, अगर मान लो सॉलिड स्फीयर की जगह सॉलिड सिलेंडर होता और मैं विदाउट फ्रिक्शन अगर रोलिंग कराना चाहता, प्योर रोलिंग, तो इसका मतलब मुझे सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर फोर्स लगाना पड़ता, फ्रिक्शन, ताकि 0 हो जाए। किसके लिए बच्चों, डिस्क के लिए। डिस्क के लिए k² r कितना होता है बच्चों, r/2 होता है। इसका मतलब सेंटर से मुझे r/2 डिस्टेंस पर फोर्स लगाना होता है। फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास सॉलिड डिस्क होती है ना, और अगर डिस्क है और सेंटर से मैंने मान लीजिए किसी डिस्टेंस पर फोर्स लगाया, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टली फोर्स मैं लगाऊं ताकि बिना फ्रिक्शन के यूज करे ये बॉडी प्योर रोलिंग करती रहे, तो इसका मतलब है कि x बराबर k² r होना चाहिए। और डिस्क के लिए k² r कितना होता है, r/2। इसका मतलब x भी कितना होना चाहिए, r/2 होना चाहिए। इसका मतलब सेंटर से मुझे बच्चों जो फोर्स लगाना चाहिए वो r/2 डिस्टेंस पर लगाना चाहिए। ऐसे केस में बच्चों ये सरफेस रफ होते हुए भी इसको फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्योर रोलिंग करती रहेगी, ठीक है। इसका मतलब रिंग के लिए मुझे ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि फ्रिक्शन यूज ना हो, r के बराबर, क्योंकि k² r रिंग के लिए कितना होता है बच्चों, r के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप इन 3 पॉइंट्स को बच्चों याद रखिएगा, ताकि इससे फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने इसी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए ही पूरा डेरिवेशन आपके लिए किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। लेकिन इन पॉइंट्स को मुझे बताना था स्पेशली। अगर मैं डायरेक्टली इन 3 पॉइंट को बताता तो आपको लगता कि फार्मूला आया कहाँ से, कैसे पता लगा कि x ग्रेटर देन होगा k² r, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगेगा। इसलिए मुझे इस फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बच्चों रहते हैं, क्वेश्चन से आपको ठीक समझ में बात आ जाएगी। एक क्वेश्चन आपके पास में, इफ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, m उसका मास है, रेडियस r है, पैरेलल टू द ग्राउंड, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू प्योर रोलिंग। हमारे पास ये रहा बच्चों सॉलिड स्फीयर, और टॉप पॉइंट पर बच्चों पैरेलल टू द ग्राउंड हमने फोर्स लगा रखा है। तो यहां से एक बात तो फटाफट पता लग जाएगी आपको, सॉलिड स्फीयर है पहली चीज, है ना, और आप फोर्स कहां लगा रहे हैं, सेंटर से r डिस्टेंस पर लगा रहे हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 2r/5 से क्या है, ज़्यादा है, और जब 2r/5 से वैल्यू ज़्यादा होती है x की, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो ये हमने फोर्स F, मतलब F गिवन है बच्चों, याद रखिएगा, मास, रेडियस और F, ये तीनों चीज़ें हमारे पास में गिवन है। तो हमें बच्चों पहले तो फ्रिक्शन निकालना होगा, लास्ट में फ्रिक्शन को हम देख लेंगे, वो μmg से ज़्यादा वगैरह कंडीशन लगा देंगे, है ना। तो पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये दोनों फोर्स मिल करके क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे, और ये वाला जो फोर्स होगा F, वो आपका टॉर्क लगाएगा इधर, और ये जो फ्रिक्शन होगा वो टॉर्क लगाएगा इधर, और बॉडी ऐसे रोल करती हुई जा रही है ग्राउंड पर। तो बच्चों ये फोर्स कितना टॉर्क लगाएगा, Fr। लेकिन पहले हम ट्रांसलेटेड डायनामिक की क्वेश्चन लगाते हैं, सारे फोर्स को सेंटर ऑफ मास पर मान लेते हैं। तो F प्लस फ्रिक्शन बराबर
MACM एक इक्वेशन ये बन जाएगी। एक टॉर्क की इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, तो इसके लिए टॉर्क क्या बनेगा, FR माइनस, ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए FR इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, I अल्फा, FR माइनस फ्रिक्शन इंटू R, I की जगह क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है तो ये कितना हो जाएगा 2/5 mr²। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था A बराबर अल्फा हम बच्चे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ A क्या है, ACM है, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा की जगह ACM/R, यहाँ से R कॉमन लेके नीचे चला जाएगा और वो कट जाएगा, तो ये कटने के बाद बचेगा 2m ACM/5, नंबर 2 इक्वेशन। अब देखिए दोनों इक्वेशन कितनी आसान है। पहले एक्चुअल में क्या था, हमारे पास ना तो ये पता था कि ये बॉडी जो है उसका नाम क्या है, इसलिए अब ये नहीं लिख सकता था, K के फॉर्म में लिखना पड़ा। दूसरा फोर्स जो था वो X के फॉर्म में था, मतलब टॉर्क जो था वो ये Fx के फॉर्म में आया था, इसलिए थोड़ा सा इक्वेशन हमारी लंबी चौड़ी बन गई थी, है ना, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक लग रही है। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों पहले ऐड कर देते हैं, ऐड करने से ही फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2F और ये MACM प्लस 2/5 MACM, तो ये हो जाएगा C1/5 MACM आ गया, ठीक है। यहाँ से F की वैल्यू इसमें रख दूंगा या फिर MACM की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा F, फ्रिक्शन निकालना है, तो ये हो जाएगा M, ये हमने बच्चों यहाँ से देखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब MACM की वैल्यू रख देते हैं, MACM की वैल्यू यहाँ पर कितने आएगी, 10F/7m, ठीक है, 10F/7 माइनस F, F हमने क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया, तो बच्चों ये हो जाएगा 3/7। ये बच्चों हमारे पास क्या बच्चों, फ्रिक्शन आया। तो यहाँ से पहले हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके पहले मैंने MACM की वैल्यू या F की वैल्यू MACM के फॉर्म में या MACM की वैल्यू F के फॉर्म में निकाल लिया, तो कितना आ गया बच्चों, 10F/7 MACM आया। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, MACM माइनस F लगा दिया, तो MACM की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये कितना आ गया आपके पास 10F/7 M वैसे कट जाएगा, और बाकी माइनस F यहाँ पर है ही सही, तो ये माइनस F वैसा के वैसे हो गया। यहाँ से F कॉमन ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, 3F/7 आ जाएगा। अब ये बच्चों जो फ्रिक्शन होगा, ये हम जानते हैं फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, वो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा, फिलहाल इस केस के अंदर बच्चों यहाँ नॉर्मल कैसा लग रहा है, ये नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है, mg, तो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg से बच्चों क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए, तो ये वाले फोर्स को मैं लिख देता हूँ यहाँ फ्रिक्शन की जगह, तो ये हो जाएगा 3F/7, ये हो गया, और ये हो जाएगा 3F/7 mg, ये बच्चों हमारे पास में आया। इसका मतलब म्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3F/7 mg से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आपको प्योर रोलिंग करवानी है तो, ठीक है। तो इसका मतलब पूछा गया था मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 3F/7 mg के बराबर मिनिमम वैल्यू F म्यू की हो जाएगी। क्लियर बच्चों, इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन देखो। एक खास बात, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया है वो 2r/5 से ज़्यादा है सॉलिड स्फीयर के केस में, इसलिए फ्रिक्शन देखो अपने आप ही क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, मेरा नेगेटिव में नहीं आया। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस जो फोर्स में जहाँ लगा रहा हूँ वो डिस्टेंस 2r/5 से कम डिस्टेंस पर फोर्स लगाता, तो ये हमेशा ये जो F की वैल्यू आती है वो कोई ना कोई दूसरी वैल्यू नेगेटिव में आती है। वो नेगेटिव में आने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्टली कभी भी आप ये मत बोलना रोलिंग वाले केस में कि मैंने फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शन लग गया इधर, ये तो कभी भी बोलना ही मत। और अक्सर बच्चे बोल देते हैं मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, फ्रिक्शन फोर्स लगता ही है, इसलिए फोर्स इधर लगा रखा है तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा इसलिए चलता था कि बॉडी रोल नहीं करती थी, ट्रांसलेटरी मोशन करती थी, है ना। तो लेकिन अभी यहाँ पर इस जगह पर हमें देखना पड़ेगा कि इस जगह पर अल्फा ज़्यादा है, अल्फा आर ज़्यादा है कि ए ज़्यादा है, इसीलिए उन्हें पूरा फार्मूला बच्चों थोड़ी देर पहले डिराइव किया भी था, ठीक है। आई थिंक अब आप समझ जाएंगे फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा। मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों जब भी कोई फार्मूला कोई क्वेश्चन आप लगाइए तो फ्रिक्शन आप चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप ही बच्चों क्या होगा, सॉल्व करते करते आपका अगर फ्रिक्शन नेगेटिव में आ गया, समझ जाना फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन में ली है वो गलत है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव में आ गया, इट मीन जो आपने डायरेक्शन ली है फ्रिक्शन की वो करेक्ट है, ठीक है। ऐसे करके बच्चों हम लोग फ्रिक्शन देखते हैं रोलिंग मोशन के अंदर। तो ओके बच्चों, आप लोग को ये थर्ड पार्ट में समझाया था आपको पूरा फ्रिक्शन का, जिसमें रोलिंग वगैरह भी आ गए। आई थिंक आपको बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।